हेलो गाइस, दिस इज श्रीयम सिद्धांत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 कॉन्फिडेंस बिल्डअप क्वेश्चंस ऑन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो बच्चों हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हम लोगों के सिलेबस का। और फ्रिक्वेंटली इस टॉपिक से, चाहे वो +2 का टॉपिक हो, चाहे वो जेई मेन का हो, चाहे जेई एडवांस हो, चाहे मेडिकल हो, फ्रिक्वेंटली इससे क्वेश्चंस रहते हैं बच्चों। काफ़ी क्वेश्चंस इससे आते हैं। तो इसके काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को बनाने के लिए, जो खासकर जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग काफ़ी क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो हमने क्या किया है, टोटल 10 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसे अटैम्प्ट लें और सॉल्व करें। उसके बाद देखें कि आपके अप्रोच और मेरे अप्रोच में क्या डिफरेंस है। ठीक है बच्चों। और अगर नहीं बन पाता है तो ये ज़रूर देखें कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो लेक्चर के दौरान मैंने मिस कर दी या फिर नोट्स में मैं नहीं समझ पाया। तो नोट्स को आप फिर से पढ़ें और फिर से अटैम्प्ट लें। ठीक है बच्चों। तो और थ्रू आउट द वीडियो, थ्रू आउट द लेक्चर आई विल गिव सम एडवाइजेस। वो एडवाइस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, तो उस एडवाइस को ध्यान रखें। क्योंकि न्यूमेरिकल्स में क्या होता है ना कि न्यूमेरिकल्स बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन सबके पास एक क्रिटिकल अप्रोच नहीं होता है जिसके कारण कि उनका सिलेक्शन एग्ज़ाम्स में हो पाता है या उनको अच्छे रैंक्स मिल पाते हैं, अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते वो लोग। तो उस एडवाइस को भी आपको सुनना है, समझना है। सिर्फ क्वेश्चंस बनाना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, आप किस तरह से आप अपना अप्रोच लेके चलते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। क्योंकि आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है एग्ज़ाम्स में। ठीक है। तो जितने भी अप्रोच हैं आप एग्जामिनेशन हॉल में इंटर करने के पहले ही सीख लें, समझ लें, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो चले स्टार्ट करें। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्फिडेंस बिल्डअप क्वेश्चंस ऑन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले करना क्या है कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने हैं यहाँ पे दिए हैं उसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसको अटैम्प्ट लें। और उसके बाद आप अपने अप्रोच को मेरे अप्रोच से ज़रूर मैच करें और जो एडवाइजेस मैं दूंगा उसको आप ज़रूर समझें और उसको कोशिश करें अप्लाई करने का। ठीक है बच्चों। तो शुरू करें। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आप स्क्रीनशॉट ले लें। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले रखा होगा। अब आगे बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 तक आप क्लिक कर लें। 5th to 8th आई थिंक आप लोगों ने क्लिक कर लिया होगा। अब बच्चों फटाफट 9th और 10th नंबर क्वेश्चंस को क्लिक कर लें। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले रखा होगा। तो पहले आप करें क्या बच्चों, फटाफट पहले इन 10 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट ले लें, सॉल्व करें और उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करें। ठीक है बच्चों। ओके। तो मैं अब कंटिन्यू करता हूँ। आई थिंक आप लोगों ने अटैम्प्ट ले रखा होगा, आपने अपना अप्रोच लगा लिया होगा। अब आप यहाँ पे देखें मैं किस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। बिकॉज बच्चों न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का ही तरीका है, पहले आप खुद से इंडिपेंडेंटली टॉपिक को पढ़िए, समझिए, उसमें जो भी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है उसको दूर कीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व कीजिए। उसके बाद अपने अप्रोच को एक्सपर्ट के अप्रोच से ज़रूर मैच कराइए। दिस इज़ अ प्रोसेस। तभी आप का जो रैंक होता है वो डेवलप करता है, आपका अप्रोच बेटर की ओर जाता है। ठीक है बच्चों। अदरवाइज आप सिर्फ बना लेते हो तो दैट इज़ नॉट इनफ। बनाना मैटर नहीं करता है, आप किस तरह से बना रहे हैं ये मैटर करता है। तो स्टार्ट करें। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1। तो व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रोमीन व्हेन 174.5 milligram of octa atomic sulfur is added to 78 gram of bromine। तो सबसे पहली बात यहाँ पे दी जा रही है, वो कह रहा है व्हाट विल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रोमीन व्हेन दिस अमाउंट ऑफ ऑक्टा एटॉमिक सल्फर इज एडेड टू दिस अमाउंट ऑफ ब्रोमीन। तो अपने को निकालना क्या है, अगर इसको इसमें मिला दिया जा रहा है तो ऑब्वियस है कि दिस इज अ सोल्यूशन।
तो अपने को तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, दिस इज टीबी। टीबी जो है हमें निकालनी है, और इतना मिलीग्राम ऑक्टा एटॉमिक सल्फर को मिलाया गया। तो सल्फर का ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म S8 होता है, ठीक है। इसको डिसॉल्व किया गया है किसमें, 78 ग्राम ब्रोमीन में। तो इसकी मात्रा कितनी ली गई है, इसकी मात्रा जो ली गई है ये ली गई है 78 ग्राम, सॉरी 174.5 मिलीग्राम। दिस इज इक्वल टू, इसको पहले तो ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 174.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। और ब्रोमीन जो लिया गया है बच्चों, ब्रोमीन जो लिया गया है दिस इज 78 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो ये अपना सॉल्यूट हो गया, ये अपना सॉल्वेंट है, ठीक है। क्योंकि साफ तौर पे Kb की वैल्यू दी गई है, Kb फॉर Br2 इज 5.2 लिखा गया है, तो Kb हमेशा हम लोग सॉल्वेंट का ही लेते हैं। इट इज़ क्वाइट क्लियर, Br2 इज सॉल्वेंट। तो इसका Kb का मान दे दिया है बच्चों, Kb का मान कितना दिया गया है, 5.2 केल्विन Kg पर मोल दिया गया है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ Br2 दिया गया है, Br2 बोले तो प्योर सॉल्वेंट, यानी कि Tb नॉट का मान दे दिया है बच्चों आपको। तो Tb नॉट आपको दिया गया है 332.15 केल्विन। ये सारा सीन है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मुझे पता है कि सॉलिड सॉल्यूट है, ये लिक्विड सॉल्वेंट है, और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट डिफर कर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे रॉल्स लॉ ऑफ ईबीपी। रॉल्स लॉ ऑफ ईबीपी लगाते हैं बच्चों। तो हम लोगों को पता है, पहली बार लिख रहा हूँ तो ये लॉ लिख देता हूँ इक्वेशन। डेल टी बी इक्वल्स टू क्या होता है, के बी इंटू एम होता है। और इसको मैं और अगर ब्रेकआउट करूँ तो के बी इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था इसको कंसंट्रेशन टर्म्स में। तो डेल टी बी की वैल्यू, एक काम करता हूँ पहले निकाल लेता हूँ, उसके बाद डेल टी बी के बाद वैल्यू निकालने के बाद टी बी और टी बी नॉट की वैल्यू रख करके हम लोग काम करेंगे। तो डेल टी बी कितना हो जाएगा, तो के बी का वैल्यू रख दो, कितना है 5.2। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है बच्चों, एक बात याद ध्यान रखें बच्चों, यहाँ मिलीग्राम है तो बहुत सारे बच्चे होते क्या है, ग्राम लेके अटैम्प्ट ले लेते हैं, ठीक है। और अगर आप एग्जाम में क्वेश्चंस बनाएंगे तो वहाँ पे तो आपको आंसर दिया नहीं रहता है, तो देयर इज अ चांस कि आप आंसर गलत कर लें, ठीक है। तो थोड़ा समझना है, यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 1.74 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा, तो ऑक्टा एटॉमिक है तो S8, तो इसका मॉलिकुलर वेट हो जाएगा 32 इंटू 8 और मल्टीप्लाइड और वेट ऑफ द सॉल्वेंट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट इज 78 ग्राम, यहाँ पे आ गया, ठीक है। और डेल टी बी की जगह पे हम लोग क्या कह सकते हैं, तो डेल टी बी को हम लोग कह सकते हैं टी बी माइनस टी बी नॉट। अब ये जो वैल्यू आनी है ये कुछ आएगी ये वैल्यू, इसको मैं ज़रा कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये जो वैल्यू आ रही बच्चों, दिस इज इक्वल टू 0.0454, ये वैल्यू आ रही है। और अगर हम यहाँ पे टीबी हमें निकालना है तो टीबी बराबर मैं लिख सकता हूँ बच्चों 0.0454 प्लस टीबी नॉट, और टीबी नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों, 332.15, 332.15। तो आंसर इतना केल्विन हो जाएगा, तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो आंसर आपको आ ही जाना है, 332.195 आएगा, 332.195 केल्विन। तो ये आपका निकल गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। कब, जब इतने मिलीग्राम ऑक्टा एटॉमिक सल्फर को आप इतने ग्राम ब्रोमीन सॉल्वेंट में आप ऐड करते हो, ठीक है बच्चों। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखा जाए।
कहता है एन aqueous solution of glucose boils at 100.01 degree Celsius. The molar elevation constant for water is 0.5 Kelvin kg per mole. What is the number of glucose molecule in the solution containing 100 gram water? तो काफ़ी आसान सा लग रहा है क्वेश्चंस। सबसे पहले ग्लूकोज डाला गया है, सॉल्यूशन बनाया गया है, एक्वस सॉल्यूशन है मतलब सॉल्वेंट अपना वाटर है, एक्वस का मतलब वाटर अपना सॉल्वेंट है, और ग्लूकोज डाला गया है, ग्लूकोज इज अ सॉलिड सॉल्यूट। तो यहाँ पे फिर से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का ही क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपको 100.01 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, यानी कि TB इज इक्वल्स टू 100.01 डिग्री सेल्सियस। और द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज 0.5 लिखा हुआ है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को हम लोग मतलब केबी कह सकते हैं। केबी क्या कहते, केबी इज इक्वल टू कितनी दी गई वैल्यू 0.5 बच्चों। एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, अपने को ग्लूकोज की मॉलिक्यूल्स की संख्या निकालनी है जो 100 ग्राम वाटर में घुली हुई है, यानी कि वेट ऑफ H2O अपने को दिया गया है। दिस इज वाटर इज सॉल्वेंट और इसकी वैल्यू अपने को 100 ग्राम दी गई है। ये जो आप डेटा लिखते हैं बच्चों, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप जब खास करके जेई में आप जब सॉल्व करते हैं या फिर नीट में सॉल्व करते हैं, कोई जरूरी नहीं है डेटा को आप लिखें। लेकिन जब आप बोर्ड एग्जाम्स देते हो, जब आप 12th का बोर्ड एग्जाम दोगे, तो गिवन डेटा को लिखना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बाय द वे आप कैलकुलेशन में कभी गलती कर दें तो वहाँ पे होता क्या है, पूरा का पूरा 0 नंबर मिल जाता है आपको। लेकिन अगर आप डेटा सही लिखते हैं और आपका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होता है या फिर लॉ जो होता है, वो जो लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो अगर आप सही कर देते हो तो आई थिंक वहाँ नंबर आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप ये कुछ नहीं लिखते हो, फॉर्मूला नहीं लिखते हो, डायरेक्ट सॉल्व करने लगते हो और बाय द वे क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो वहाँ पे आपको 0 नंबर मिल जाते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड स्टूडेंट कि आप गिवन डेटा जरूर लिखें और फॉर्मूला जरूर लिखें, उसके बाद आप कैलकुलेशन करें, क्योंकि गलत होने के चांसेस अगर हैं न्यूमेरिकल्स में तो वहाँ पर भी आपको नंबर मिल जाएगा, है ना। बाय मिस्टेक तो कुछ भी संभव है। तो फिर से यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, डेल टीबी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ ऑफ EBP, इस तरह से लिखें। लेकिन बोर्ड एग्जाम में कभी भी EBP ना लिखें, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपको लिखना होगा। EBP कोई एब्रिविएशन, स्टैंडर्ड एब्रिविएशन नहीं है, तो आप जब भी लिखें तो पूरा लिखें, ठीक है। मैं 1-2 बार लिख रहा हूँ कि आपके दिमाग में वो चीज़ें सेट कर जाए, उसके बाद मैं ये सब चीज़ नहीं लिखने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब क्या लिखें बच्चों, डेल TB इज इक्वल टू KB इंटू M, और डेल TB क्या हो जानी है, तो चूंकि यहाँ पे वाटर एज ए सॉल्वेंट लिया गया है ना बच्चों, तो वाटर एज ए सॉल्वेंट लिया गया है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वेल नोन है सबको कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो चूंकि वाटर एज ए सॉल्वेंट है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबको पता है ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये याद रखने वाली चीज़ थी। अब TB नॉट की वैल्यू दी गई है और TB की वैल्यू दी गई है, तो डेल TB की वैल्यू दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा, दैट कुड बी 0.01 आ जाएगी इसकी वैल्यू। और KB की वैल्यू आपको 0.5 दी गई है, और मोलालिटी हो जाता है मोल ऑफ सोल्यूट। और आपको पहले मोल निकाल लेते हैं, मोल निकालने के बाद उसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। तो मोल ऑफ सोल्यूट लिख देते हैं, मोल ऑफ सोल्यूट या फिर ग्लूकोज वाट एवर, बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट 100 इंटू 1000। ये फॉर्मूला भी कह सकते हैं। मोलालिटी का एक फॉर्मूला होता है, मोलालिटी इज इक्वल्स टू मोल ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000। अगर आप यहाँ पे किलोग्राम लिखते हो तो 1000 लिखने की ज़रूरत नहीं है ना बच्चों। तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर लें आप, तो आई थिंक मोल ऑफ सोल्यूट जो आ जानी है यहाँ से, वो यहाँ से कट जानी है 10, 5, 0.01, 2 टाइम्स 0.002 आ जाएगा, तो 0.002 आ जानी है सॉल्यूट के मोल्स की संख्या। अब हम लोग आराम से यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई एवोगाड्रोज नंबर। तो N इंटू एवोगाड्रोज नंबर इज कॉल्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। किसके लिए, कंपाउंड के लिए। तो कंपाउंड का मोल मल्टीप्लाई बाय
Avogadro's number, and that could be 0.002 multiplied by 6.022 या 23 whatever जो लेना है into 10 to the power 23. और आई थिंक इसको अगर सॉल्व करते हो आप तो जो आपका आंसर है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स वो आ ही जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, बस यहाँ पे एक ट्विस्ट यहाँ पे ये था कि आपको टीबी नॉट नहीं दिया गया था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस क्वेश्चन में यही एक ट्विस्ट था, अदरवाइज कोई ट्विस्ट नहीं था। एक छोटा सा छोटी छोटी बात जो बच्चों से मिस होती है, मैंने उस पर क्वेश्चन बनाया है, तो ये सब बात दिमाग में रखें। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अपना अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर। क्या कहता है? कहते हैं ऑन डिसॉल्विंग 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर इन 40 ग्राम ऑफ बेंजीन, boiling point of solution was higher than that of benzene by 0.81 केल्विन। कहा गया 3.2 ग्राम सल्फर को 40 ग्राम बेंजीन में घुलाया गया, तो ये देखा गया कि जो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का है वो बेंजीन से इतना ज़्यादा हो गया। तो इतना ज़्यादा हो गया तो भाई ये तो क्या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं डेल टीवी की वैल्यू अपने को दी गई है, डेल टीवी इज इक्वल टू 0.81 केल्विन। और वेट ऑफ सोल्यूट अपने को पता है, वेट ऑफ सल्फर आपको पता है, वेट ऑफ सल्फर इज 3.2 ग्राम। और वेट ऑफ बेंजीन आपको दिया गया है, वेट ऑफ बेंजीन दिस इज 40 ग्राम। और आपको केबी की वैल्यू दी गई है बेंजीन की, बेंजीन के केबी की वैल्यू आपको पता है बच्चों 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। और आपको निकालना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फर। तो सल्फर के जो फॉर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं? तो सल्फर तुम लोग को पता होगा, मैंने एक बार RLVP में भी क्वेश्चंस के बारे में बताया था कि सल्फर दो तरह के होते हैं, एक तो मोनो एटॉमिक होते हैं और एक ऑक्टा एटॉमिक होते हैं, एसिड। तो जनरली यही ज़्यादा स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे S8 ही, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आंसर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि S1 भी आंसर हो सकता है। तो एक काम करते हैं हम लोग, सल्फर का एक जनरल फॉर्मूला ले लेते हैं हम लोग SN, और यहाँ से हम लोग मॉलिकुलर वेट सल्फर का लिख लेते हैं, दैट इज मॉलिकुलर वेट ऑफ सल्फर क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर वेट ऑफ सल्फर SN क्या हो जाएगा 32N। अब मुझे अगर n की वैल्यू पता चल जाएगी, अगर n की वैल्यू 1 निकलेगा तो आंसर S हो जाएगा, और n की वैल्यू अगर 8 निकलती है बच्चों तो आंसर S8 हो जानी है। ठीक है बच्चों, तो अपना मकसद अब क्लियर है कि n की वैल्यू निकालनी है और फॉर्मूला मुझे पता चल जाएगा। तो अब लगाते हैं रॉल्स लॉ, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, डायरेक्ट डेल टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम, और डेल टी बी की वैल्यू दी गई है बच्चों 0.81, दिस इज के बी की वैल्यू हो गई 2.53। मोलालिटी कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सल्फर मल्टीप्लाइड 1000 बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ द सल्फर, दिस इज 32N, और मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट दैट इज बेंजीन 40, और यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो n की वैल्यू जो है निकल ही जाएगी, 8 के बराबर आ जाएगी। 8 के को अप्रोच करेगी बच्चों, एग्जैक्ट 8 नहीं ही आती है, तो अबाउट 8 ही आनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं दैट इज मॉलिकुलर फॉर्मूला इज SN इज इक्वल्स टू S8, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये रहा अपना 3rd क्वेश्चन। हम लोग 4th देखते हैं। Vapor pressure of an aqueous solution of urea is 732 mm at 100 डिग्री सेल्सियस। कहा जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे यूरिया का एक सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है, मतलब वाटर में यूरिया घुला हुआ है, और उसका प्रेशर दिया हुआ है 732 mm दिया हुआ है, यानी कि PS दिया गया, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दिया गया है, दिस इज इक्वल टू 732 mm
mm ऑफ एच होता है, बट हम लोग कन्वीनियंट सुविधा के लिए हम लोग सिर्फ mm भी लिख देते हैं। और इस किस टेम्परेचर पे ये बात हो रही है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बात हो रही है। कहता है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, आपको निकालना है टीबी की वैल्यू निकालनी है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, जबकि आपको केबी दिया गया है वाटर का 0.52 केल्विन पर मोलर दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे अगर टीबी की वैल्यू निकालनी है, आपको वेपर प्रेशर दिया है, तो हम लोग जानते हैं, देखो रॉल्स लॉ से काम करें पहले, तो डेल टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम हो जाता है। और तुम लोग को याद करो, मैंने बताया था जब मैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा रहा था, इसी टॉपिक को जब मैं पढ़ा रहा था, तो मोलैलिटी इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर भी मैंने लिखा था। तो डेल टी बी की जगह पे मैं लिख सकता, के बी की जगह पे के बी, और मोलैलिटी की जगह पे लिख सकता था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इंटू 1000 बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट। ये चीज़ें थी। अब इस फॉर्मूला का यहाँ पे काम आ जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, यू कैन राइट डायरेक्टली इट, आप इसी वैल्यू को डायरेक्ट लिखो और सारे वैल्यू को आप यहाँ पे वैल्यू रखो, और जो अननोन वैल्यू है आपको आउट हो जाएगी। तो डेल टी बी की वैल्यू बतानी है, तो डेल टी बी के लिए आपको टी बी और टी बी नॉट दोनों चाहिए। तो टी बी तो आपको निकालना ही है और टी बी नॉट आपको पता नहीं। अब यहाँ पे एक बात देखो, जिस जिस टेम्परेचर पे ये सब वेपर प्रेशर मुझे दिया गया है ना, उसी टेम्परेचर पे मुझे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। तो वाटर का देखो, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन है। ध्यान से सुनने मेरी बात को, वाटर के बारे में मैं तुमको बता दूं कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, टीबी नॉट जो होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब मैंने कहा था कि कोई भी लिक्विड अगर अपने बॉइलिंग पॉइंट पे होगा, तो उसका जो प्रेशर होता है, यानी कि पी नॉट की जो वैल्यू होती है, वह 1 एटीएम के बराबर, यानी कि 760 mm ऑफ एच के बराबर हो जाती है। इसको याद रखा जाए। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, और जब 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि जब वह बॉइलिंग पॉइंट पे है, तो किसी भी लिक्विड को जब उसके बॉइलिंग पॉइंट पे रखा जाता है, तो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। एटमॉस्फेयर के प्रेशर को हम लोग 1 एटीएम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसलिए पी नॉट का वैल्यू 1 एटीएम हो जाएगा, या फिर 760 mm ऑफ एच भी कह सकते हो। यानी कि एक बात तो पता चल गई कि भाई टीबी की वैल्यू निकालनी है, और टीबी नॉट 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी कि हमें क्या करना है, डेल टीबी बराबर क्या हो जाता है, टीबी माइनस टीबी नॉट बराबर के बी इंटू पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस इंटू 1000 बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना बच्चों। अब यहाँ पे टीबी की वैल्यू तो हमें निकालनी ही है, तो टीबी नॉट की वैल्यू रख लें, टीबी माइनस 100 बराबर के बी की वैल्यू हो गई आपको 0.52। अब पी नॉट की वैल्यू आपको निकालनी है, तो पी नॉट किसका होगा, वाटर का होगा, क्योंकि सॉल्वेंट अपना वाटर है। और वाटर को कितने टेम्परेचर पर रखा गया है, क्योंकि सारा जो सीन चल रहा है वो बॉइलिंग पॉइंट पे चल रहा है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे सारा सीन चल रहा है, यानी कि पीएस की वैल्यू भी 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको 732 दी गई है। तो पीएस की वैल्यू चूंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे 732 दी गई है, तो पी नॉट की वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटीएम के बराबर होगी, यानी कि 760 के बराबर होगी। तो हम यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू को आउट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, तो 760 माइनस 732, ये यहाँ पे क्रूशियल चीज़ था जो आपको समझना था। ठीक है, इस क्वेश्चन में यहीं पे एक स्ट्रेस था, एक बात और एक स्ट्रेस था कि इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है ना। बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं कि पहले इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, मोलालिटी निकालेंगे, मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, और मोल फ्रैक्शन को आप RLP लगाएंगे। दैट विल बी अ वेरी क्रूशियल स्टेप्स, सारा कुछ वो जो होगा काफ़ी लेंदी हो जाएगा, और ये काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है बच्चों। तो आपको अगर ये फॉर्मूला याद है, तो आप फटाक से काम करके एकदम फटाफट आंसर ला सकते हैं, है ना। तो 760 माइनस 732 अपॉन 732 इंटू 100 इंटू 1000 बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 18, है ना। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लें फटाफट, टी बी माइनस 100 बराबर 0.52, 760 माइनस 32 यानी कि हो जाता है 28 बाय 732, और 100 बाई 80 जो होता है वो 55.55 के बराबर होता है। ये याद रखने वाली चीज़ है, काफ़ी यूज होता है। 1000 बाई 18 को, सॉरी 1000 बाई 18 को हम लोग 55.55 से भी
डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इस पूरे को अगर तुम सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू आ जानी है, टीबी की वैल्यू, वो जो आपका जो रिक्वायरमेंट है, जो आपका आंसर है वो आ ही जाएगा, एंड दैट कुड बी 101.064 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे आप, इसको सॉल्व करें और फिर 100 को उसमें जोड़ दें तो आपकी वैल्यू आ जानी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो खासियत थी वो बस क्या था, मैंने क्या किया था, वेपर प्रेशर को बॉइलिंग पॉइंट से मैंने रिलेट कर दिया था। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन गया है जिसमें आप दो दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को आपस में जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है 101.064 डिग्री सेल्सियस। हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन देखें, अब हम लोग 5th देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन जब ध्यान से देखें बच्चों, उसमें क्या कहता है फॉर एन एक्वस सोल्यूशन द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज 10 डिग्री सेल्सियस। साफ तौर पे लिखा हुआ है सोल्यूशन अपना एक्वस है और एलिवेशन जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि वाटर एज ए सॉल्वेंट यहाँ पे काम कर रहा है बच्चों, और डेल टीबी की वैल्यू आपको 10 डिग्री सेल्सियस क्लियरली लिखी गई है। तो डेल टीबी इज 10 डिग्री सेल्सियस। Then find the vapor pressure and relative loading of vapor pressure of the solution at 373.15 Kelvin। तो कहता है कि टेम्परेचर का मान आपको दे दिया गया है, टेम्परेचर आपको दिया गया 373.15 केल्विन, और इस टेम्परेचर पे मुझे दो चीज़ें निकालनी है, वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का। यानी कि आपको पीएस भी निकालनी है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी निकालना है, और आपको आरएलवीपी भी निकालनी है सॉल्यूशन की। ये दो क्वेश्चन हैं। तो फिर से देखा जाए बच्चों, डेल टीवी को आप लोगों ने को डेल टीवी को आपको क्या करना है, आपको वेपर प्रेशर से रिलेट करना है। तो आपको जस्ट पीछे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा था, आप उससे काम फटाक से कर सकते हैं। ठीक है, तो चल लिखें। सबसे पहले डेल टी बी इज इक्वल टू, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, के बी इंटू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इंटू 1000 बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, चूँकि ये अपना वाटर है तो डायरेक्ट मैं 18 लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो अब डेल टी बी क्या है, तुम लोग को 10 दिया गया, के बी की वैल्यू यहाँ लिखी नहीं गई है। तो वाटर की जो के, चूँकि वाटर अपना सॉल्वेंट है, तो के बी की वैल्यू वाटर के लिए कम से कम याद रखें। हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में के बी की वैल्यू वाटर के लिए नहीं दी जाती है, तो अगर वाटर के लिए नहीं दी जाती है तो आपको वाटर के लिए याद रखना चाहिए। अदरवाइज सारे सॉल्वेंट की दी जाएगी आपको, जैसे बेंजीन है तो उसका दिया जाएगा, जो भी है एसीटोन है तो उसका दिया जाएगा, लेकिन वाटर का कभी कभी देखा गया है क्वेश्चन में के बी की वैल्यू नहीं दी जाती है। तो अच्छा रहेगा आप वाटर के जो के बी की वैल्यूज़ को याद रखें। तो हम लोगों को याद होना चाहिए वाटर का जो के बी होता है, के बी फॉर वाटर जो होता है, आप उसको याद रखिए, दिस इज इक्वल टू 0.52 आप लीजिएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे तो आप यहाँ पे लिख दें 0.52, और पी नॉट की वैल्यू आपको पता नहीं है, पी एस की वैल्यू पता नहीं है, तो ये डेटा कहाँ से आने वाला है। तो देखियो, मैंने अभी जस्ट कहा था ये टेम्परेचर इस सारे रहस्य से पर्दा उठा देगा। क्या है, दिस इज 373.15 केल्विन एंड इट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर ये वाटर का है तो वाटर का पी नॉट का जो मान होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो 1 एटीएम के बराबर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था बच्चों, पीछे भी क्वेश्चन 4th नंबर क्वेश्चन मैंने भी ये पॉइंट डिस्कस किया था। तो डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, पी नॉट की जगह 1 एटीएम, तो 1 माइनस पी एस, क्योंकि अपना आंसर एटीएम में है ना बच्चों, तो मैंने यहाँ पे एटीएम ले रखा है। अगर यहाँ पे एम ऑफ एच जी होता तो अपन यहाँ पे एम ऑफ एच जी भी ले सकते थे। तो 1 माइनस पी एस बाई पी एस इंटू 1000/18 को हम लोग 55.55 कह दें, और यहाँ से पी एस की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज सो इजी नाउ। तो पी एस की जो वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.7429 एटीएम, ये कैलकुलेट करके आ जाएगा। ये रहा अपना पहला क्वेश्चन जिसका जवाब मिल चुका है, पी एस की वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे निकालनी है आर एल वी पी। तो आर एल वी पी बराबर तुम लोगों को पता होगा, तो आर एल वी पी क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट होता है ना बच्चों। और पी नॉट की वैल्यू कितनी है, 1 एटीएम, माइनस पी एस की वैल्यू 0.7429,
अपॉन पी नॉट की वैल्यू 1 atm, पी नॉट की वैल्यू आपको 1 atm है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ही करना है, तो आंसर आ जानी है 0.2571। और आर एल वी पी इज यूनिटलेस। ओके बच्चों, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे एटीएम लिख दें। तो बोर्ड एग्जाम में यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, दिस इज यूनिटलेस। अगर आप लोग को आर एल वी पी की चीज़ें याद हो तो मैंने लिखाया था आर एल वी पी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन में यूनिटलेस है। और ऐसे भी से देखो आर एल वी पी इज अ रेशियो ऑफ प्रेशर्स, तो रेशियो ऑफ प्रेशर है, इसके कारण ये भी यूनिटलेस है। ठीक है, तो ऐसे भी सोच सकते थे। तो अब कभी भी भूल से, खास करके बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में तो आपको समझ में आएगा ही कि यहाँ पे एटीएम नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि आपको वो ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो लेकिन बोर्ड एग्जाम में भूल से आप यहाँ पे एटीएम लिख सकते हो, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा इंप्रेशन डाउन हो सकता है अगर आप बोर्ड एग्जाम देते हैं तो। ठीक है, तो अगर आप यूनिट लेस लिख देते हैं तो आई थिंक दिस विल मेक योर इमेज, है ना, ये आपका इमेज बना देता है जो आपके क्वेश्चन, जो आपके पेपर चेक कर रहे होते हैं उनके सामने। तो आई थिंक ये सब छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं जो टीचर के सामने आपका इंप्रेशन बनाती है और आपको वो टीचर अच्छा नंबर देता है ना। क्योंकि आपकी जो कॉपी होती है, आपका जो आंसर शीट होता है, वही आपका आपके बारे में सारी बातें बताता है वहाँ पे। यू आर नॉट देयर, आप वहाँ तो रहते नहीं हो पूरी बात बताने के लिए। तो आप जो बातें को जितनी अच्छी तरीके से लिखें स्पष्ट तौर पे, तो टीचर को सारी बात समझ में आ जाती है और इसका एडवांटेज आपको मिलता है। हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे चलें। 6 नंबर क्वेश्चन देखा जाए बच्चों। कहता है ए बी सी आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड सोल्यूट, खास तौर पे लिखा गया है। एक बात मैं बता दूं, पीछे जो मैंने आर एल वी पी को क्वेश्चन डिस्कस किए थे, यहाँ पे जो मैं ई बी पी को क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, तो जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के जो खास कर क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें सारे जगह पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है। यानी कि अभी ये सारे लोग जो है वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से काम कर रहे हैं, जहाँ पे डिसोसिएशन यानी कि ब्रेकिंग या फिर एसोसिएशन यानी कि कॉम्बिनेशन, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। यानी कि सॉल्यूट जितना आप डाल रहे हो उसमें कुछ टूट नहीं रहा है या फिर कुछ जुटता नहीं है, यानी कि ना डिसोसिएशन हो रहा है ना एसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन और एसोसिएशंस के जो क्वेश्चंस हो गए बच्चों, वो मैं पढ़ाऊंगा जब तुम लोगों को एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा। वहाँ पे जाने के बाद वांट ऑफ फैक्टर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये सारी बातें डिस्कस होंगी। और उस तरह के, यानी कि अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिया जाता तो आप जितना मोल डालोगे वह उतना मोल वहाँ सॉल्वेंट में नहीं रहेगा, यानी कि वो उसमें टूट जाएगा, वो कुछ टूटेगा। तो यहाँ पे खास तौर पे लिखा गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड सोल्यूट है। सॉलिड का मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप अलाउ है, आप लगा सकते हैं, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से ही सोचना है, एसीपी पे दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो कहता है ए बी सी आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड सोल्यूट। ठीक है, व्हेन 0.5 मोल ऑफ ए का 0.5 मोल, 54 ग्राम ऑफ बी and 1 mole of C get dissolved in 0.25 liter of water, an increment in boiling point by 5 degrees Celsius is observed। कहता है वाटर एज ए सॉल्वेंट यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे के बी वाटर का लिखा हुआ है, तो और यहाँ पे वाटर एज ए सॉल्वेंट यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो डेल टी बी जो दिया गया है बच्चों, वो दिया गया है आपको 5 डिग्री सेल्सियस। और आपको कहता है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बाइनरी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए बी और सी तीन लिक्विड्स को, या सॉरी 3 सॉलिड को लिक्विड में मिलाया गया है, 3 सॉल्यूट को लिक्विड में मिलाया गया है। दिस इज पॉलिनरी सॉल्यूशन। तो पॉलिनरी सॉल्यूशन के लिए डेल टी बी का एक्सप्रेशन तुम लोग को मैंने बताया था कि जब भी कोई पॉलिनरी सॉल्यूशन हो तो डेल टी बी इज इक्वल टू हो जाता है के बी इंटू मोलैलिटी ऑफ ए प्लस मोलैलिटी ऑफ बी प्लस मोलैलिटी ऑफ सी। ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू आप रख सकते हैं। डेल टी बी की वैल्यू आपको दी गई है 5 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 5। के बी की वैल्यू आपको दी गई है 0.52, और एम ए क्या हो जाएगा, तो हमको पता है मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट ले लें, ग्राम में लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर किलोग्राम लेते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती है।
अब यहाँ पे जो वाटर अपना है वो 0.25 लीटर है। वाटर कितना है बच्चों? 0.25 लीटर आपके पास वाटर है। तो वाटर इज 0.25 लीटर, इसका मतलब वो कितना ग्राम हो जाता है या फिर कितना केजी होता है, तो हम डायरेक्ट केजी ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देख ले बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ H2O दिया गया है 0.25 लीटर। तो वेट ऑफ H2O क्या हो जाएगा? तो वेट ऑफ H2O हो जाएगा 0.25 kg। क्यों? क्योंकि डेंसिटी जो हो जाता है बच्चों वो क्या होता है, 1 ग्राम पर ml होता है। ठीक है, तो 1 ग्राम पर ml या फिर 1 kg पर लीटर कह सकते हो, ये होती है डेंसिटी इसकी। तो आप वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, ये लीटर है तो ये लीटर वाला यूनिट चुने, तो 0.25 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0.25 kg। तो अब डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करें तो मोल ऑफ सोल्यूट, तो मोल ऑफ सोल्यूट Na बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी दैट इज 0.25 kg। तो 0.25 प्लस मोल ऑफ सोल्यूट B बाय 0.25 प्लस मोल ऑफ सोल्यूट C बाय 0.25। ठीक है, अब यहाँ से 5 इज इक्वल टू 0.52। अब Na मोल का दिया गया है वैल्यू A के लिए 0.5 है, तो 0.5 बाय 0.25 प्लस मोल B के बारे में चर्चा नहीं है, वेट की चर्चा है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे वेट भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी रहने देते हैं। 0.25 प्लस मोल C दिया गया है कितना, 1 मोल, तो 1 बाय 0.25। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो क्या आ जानी है, 5 इज इक्वल्स टू 0.52 बाय, तो इसकी वैल्यू आ जानी है 2 और प्लस, तो NB को हम लोग कह सकते हैं वेट ऑफ B बाय मॉलिकुलर ऑफ वेट ऑफ B। तो मॉलिकुलर वेट ऑफ B इंटू 0.25 प्लस ये हो जानी है 4। वेट ऑफ B इज गिवन दैट इज 54 ग्राम। तो यहाँ से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, 5 इज इक्वल टू 0.52 इंटू 6 प्लस 54 अपॉन MB इंटू 0.25 दिस इज। और यहाँ से अगर आप MB का कैलकुलेशन कर लें, इसको अब यहाँ पे डिवाइड कर दें, फिर सब्ट्रैक्ट कर दें, -6 इसमें कर दें, और फिर 0.25 से मल्टीप्लाई करके 54 से डिवाइड करें, तो ये जो वैल्यू 1 बाय MB का फॉर्मेट आ जाएगा, फिर आप MB भी निकाल सकते हैं। तो MB इज इक्वल टू जो कैलकुलेशन करके आ जाएगी वो 60 आ जाएगी, यानी कि मॉलिकुलर वेट ऑफ B क्या होगा, वो 60 होगा, है ना। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन को जो मैंने सेलेक्ट किया उसका रीज़न क्या था कि मैं पॉइनरी सॉल्यूशन के बारे में बता सकूं तुम लोगों को, किस तरह से उसके न्यूमेरिकल्स को हैंडल किया जाता है, क्योंकि बच्चों में कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर एक से ज़्यादा सोल्यूट है तो हम लोग किस तरह से उसको कैलकुलेट करेंगे। तो सो इट इज़ वेरी ईजी बच्चों, तो आप ध्यान रखें इसी तरह से कैलकुलेशन होता है। ये रहा अपना 6th नंबर। हम लोग 7th नंबर देखें। 7th नंबर क्या कहता है बच्चों, कहता है कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 373 केल्विन इज 40.63 किलो जूल पर मोल। अब देखो यहाँ बच्चों, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया गया है, यानी कि LV कहते हैं इसको हम लोग, और इसकी वैल्यू दी गई है बच्चों 40.63 किलो जूल पर मोल। तो तुम लोग को मैंने बताया था LV की वैल्यू या तो जूल पर मोल में या फिर कैलोरी पर मोल में ली जाती है। तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, जूल में कन्वर्ट कर दें इसको, तो हो जाएगा 40.63 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। ठीक है, और मुझे निकालना है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, यानी कि Kb की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो Kb की वैल्यू निकालनी है तो Kb का फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पे, तो तुम लोगों को मैंने बताया था 2 फॉर्मूला होता है। अगर LV की वैल्यू पर ग्राम में दी गई है, पर ग्राम में है, तो हम लोग Kb बराबर RT² बाय 1000 LV लिखते हैं। और अगर LV की वैल्यू पर मोल में दी गई है तो हम लोग Kb इज इक्वल टू MRT² बाय 1000 LV लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो पर मोल में दी गई है ना वैल्यू। तो बच्चों मैंने ये क्वेश्चन को सेलेक्ट किया, उसका रीज़न क्या था कि आपको बता सकें कि किस तरह से आपको फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूला है, एक RT² बाय 1000 LV और एक हो गया MRT² बाय 1000 LV। तो कौन सी फॉर्मूला रखनी है, तो आपको ध्यान दें कि LV की जो यूनिट दी गई है वो जूल पर मोल में, यानी कि पर मोल इज इंपॉर्टेंट फॉर अस।
पर मोल में दी गई है, तो अपने को ये फॉर्मूला लिखना है, दैट इज Kb इज इक्वल्स टू mRT²/1000 LV। पहले तो ये बातें हो गई। अब m की वैल्यू, चूंकि मुझे किसका निकालना है, वाटर का निकालना है, तो m की वैल्यू हो गई 18। m इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट जो आपने लिया है। r की वैल्यू क्या करते हैं, तो r की वैल्यू कई तरह की होती है। r की वैल्यू आप 2 ले सकते हैं, r की वैल्यू आप 8.314 ले सकते हैं, r की वैल्यू आप 0.0821 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे, चूंकि LV की वैल्यू जूल में दी गई है, जूल में, तो यहाँ पे हम लोग ये जूल वाला यूनिट यूज करेंगे, जूल पर मोल पर केल्विन। ये होता है कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये होता है लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। सो द सेकंड क्रूशियल थिंग टू रिमेंबर इज व्हाट, कि यहाँ पे चूंकि जो LV की वैल्यू दी गई है जूल पर मोल में है, तो जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी हियर, तो हम लोगों को जूल वाला ही R की वैल्यू लेनी है। तो दिस इज 8.314, दिस इज 8.314 इंटू टी। टी इज द बॉइलिंग पॉइंट, है ना, टी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो आपको दिया गया है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज एट 373 केल्विन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होता है बच्चों, वो बॉइलिंग पॉइंट पे डिटरमाइन होता है, याद रखेंगे इसको, फिर से बोलता हूँ मैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या फिर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो होता है बच्चों, वो बॉइलिंग पॉइंट पे डिटरमाइन होता है। तो जो जिस टेम्परेचर पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यह दिया गया है, उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ही कहेंगे, याद रखिएगा इस बात को। तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट, T इज द बॉइलिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 373। 373 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000, और LV की वैल्यू आपको दी गई है, तो आपको चूंकि यहाँ पे सारी वैल्यू जूल में लिया गया था, तो यहाँ भी जूल वाली वैल्यू लेंगे, ये वैल्यू ना लें क्योंकि ये किलो जूल में है, तो ये जूल वाली वैल्यू लेनी है, दैट इज 40.63 इंटू 10⁻3। ये रहा अपना फॉर्मेट जिसको आपको कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने के बाद जो आपको जो वैल्यू है, जो डिजायर्ड वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू 0.512 आ जानी है आपको, 0.512 किलो कैलविन किलोग्राम पर मोल आ जाएगा। दिस इज द वे। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? पहले ये देखना था कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, दूसरा ये देखना था कि R क्या लगेगा, तीसरा ये समझना था कि T क्या है। तीन तीन बातें मैंने इस छोटे से क्वेश्चन में समझा दिया, इसको याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें। 8th नंबर देखा जाए। 8th नंबर क्या कहता है, कहता प्योर बेंजीन बॉयल्स एट 80 डिग्री सेल्सियस, यानी दिस इज जस्ट लाइक TB नॉट, जो कितना है 80 डिग्री सेल्सियस है। The boiling point of a solution containing 1 gram of substance dissolved in 83.4 gram of benzene is 80.175 डिग्री सेल्सियस। कहता है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 80.175 डिग्री सेल्सियस हो गया, कब? जब 83.4 ग्राम बेंजीन में 1 ग्राम किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया, किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया। अब यहाँ देखो बॉइलिंग पॉइंट पहले 80 डिग्री सेल्सियस था, अब ये 80.175 हो गया, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर गया, है ना। तो यहाँ से हम डायरेक्ट डेल टीवी भी लिख सकते हैं, तो डेल टीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो डेल टीवी की वैल्यू भी तुम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहले एक काम करते हैं, पहले लिख ही देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ था इसका 80 डिग्री सेल्सियस, और टीबी की वैल्यू दी गई है 80.175 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो यहाँ से आप डेल टी बी निकाल सकते हैं, तो डेल टी बी हो जाएगा द डिफरेंस बिटवीन टी बी माइनस टी बी नॉट, एंड दैट कुड बी इक्वल टू 0.175 डिग्री सेल्सियस। ओके बच्चों, तो ये हो गया डेल टी बी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट दिया है 1 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है 83.4 ग्राम, तो वेट ऑफ सोल्यूट दिया गया है 1 ग्राम और वेट ऑफ बेंजीन दिया गया जो कि अपना सॉल्वेंट है ना, दिस इज 83.4 ग्राम, है ना बच्चों। अब कहता है इफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ बेंजीन इज 90 कैलोरी पर ग्राम, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी कि अपने को LV की वैल्यू दी गई है, एंड दिस इज इक्वल टू 90 कैलोरी पर ग्राम दिया गया है। तो कहता है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि इस सोल्यूट का आपको मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। तो अब डायरेक्ट एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या करते हैं, डेल टीबी का फॉर्मूला, सॉरी केबी का फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो केबी बराबर क्या होता है,
तो केवी बराबर क्या हो जाएगा, तो केवी बराबर होता है आर टी स्क्वायर बाय 1000 एलवी, क्योंकि यहाँ पे ग्राम लेना है तो ग्राम पर ग्राम में है, तो पर ग्राम में मैंने पीछे जस्ट बताया था, अगर पर ग्राम में हो तो केवी का फॉर्मूला आर टी स्क्वायर बाय 1000 एलवी लेना है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख दें। अब आर की वैल्यू क्या रखें, चूंकि 90 कैलोरी है तो मैंने पीछे बताया था कि एनर्जी के यूनिट जब कैलोरी हो तो आर की वैल्यू 2 लेनी है, 2 हो जानी है यहाँ पे। और चूंकि ये जो पूरा सीन है ये किसके लिए हो रहा है, ये सॉल्वेंट के लिए हो रहा है, तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट अपने को लेना पड़ेगा। दिस इज द टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट एंड दिस इज 80 डिग्री सेल्सियस। एक बात और, इस फॉर्मूला में टेम्परेचर का मान केल्विन में होना चाहिए, तो आपको इसको केल्विन में बदलना पड़ेगा। तो 80 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 आप इसमें ऐड कर दें, तो जैसे आप इसमें 273 ऐड करेंगे दिस विल बिकम्स 353 केल्विन। तो यहाँ पे लिखा 353 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 और एलवी की वैल्यू आपको दी गई है 90 कैलोरी पर ग्राम। ये वैल्यू डायरेक्ट लिख दें बच्चों, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देख लेते हैं एक बार कितना आता है। तो इसकी जो वैल्यू आ जा रही है बच्चों 2.769 आ रही है इसकी वैल्यू। तो केबी की वैल्यू निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैंने कहा था वाटर का केबी तो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बेंजीन का केबी दिया हुआ नहीं था, देन हम लोग यहाँ पे डेल टीबी वाला फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते थे, क्योंकि डेल टीबी बराबर क्या होता है, तो डेल टीबी इज इक्वल टू होता है केबी इंटू एम, और मोलालिटी में आता है, मोलालिटीज में से ही हम लोग मॉलिक्यूलर वेट सोल्यूट का निकालेंगे। तो केबी और मॉलिक्यूलर वेट दोनों अननोन हो जाता है ना बच्चों, तो पहले हमको केबी की वैल्यू मुझे निकालने के लिए ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दी गई थी। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की मदद से हम लोगों ने पहले केबी निकाला, लेकिन कब, जब ये वाटर नहीं है, बेंजीन था तब निकाल लिया। लेकिन अगर वाटर होता डायरेक्ट 0.52 लिख सकते थे हम लोग ना। ठीक है, तो इस बात को याद रखें। तो बेंजीन था इसलिए केबी की वैल्यू उसको आपको याद नहीं रखनी थी, तो आपको निकालनी पड़ गई इसको। और उसको निकालने के लिए क्वेश्चन में बाकायदा आपको वैल्यू भी दी गई थी, आपको इन्फॉर्मेशन भी दिया गया था, डेटा गिवन था आपको, जिसकी मदद से आपको केबी की वैल्यू बेंजीन के लिए निकालनी थी। अब फटाफट फॉर्मूला रख दें, डेल टीबी इज गिवन 0.175, दिस इज 0.175, केबी की वैल्यू आपने निकाल ली है 2.769। और अब क्या करनी है, मोलैलिटी, तो मोलैलिटी क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट 1 मल्टीप्लाई 1000 बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट तो आपको निकालनी है बच्चों, और मल्टीप्लाई मॉलिकुलर वेट ऑफ द वेट ऑफ द सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू 83.4। अब हम लोग डायरेक्ट सा वैल्यू को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ से सॉल्व कर लोगे बच्चों तुम लोग, और यहाँ से मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट आ ही जाएगा जो आपका आंसर है। दिस इज molecular weight of solute and it could be equal to 189.79। ये आपको आंसर आ जानी है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बात था, ये क्वेश्चन क्यों मैंने सेलेक्ट किया, इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करने का रीजन क्या था कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में केबी की वैल्यू नहीं दी गई थी और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया गया था। तो पहले हम लोगों ने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की मदद से केबी की वैल्यू मैंने निकाल ली, और फिर जो हम लोग अपना फॉर्मेट निकालते थे करते थे मॉलिक्यूलर वेट निकालने का, उस पर हम लोगों ने काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन देख लें। 9th नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, मैच द केबी वैल्यूज फॉर द गिवन सॉल्वेंट एक्स वाई जेड। आपको 3 सॉल्वेंट दिया गया है, एक है एक्स, एक है वाई और एक है जेड, और इस तीनों के बारे में क्या कहा जा रहा है, हुज बॉइलिंग पॉइंट्स आर दिस दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। यानी कि इस तीनों का बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया जा रहा है बच्चों। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है आपको दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 27 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज 253 डिग्री सेल्सियस, ये दिया गया है। कहता है केबी वैल्यूज आर रैंडमली रिपोर्टेड 0.53, 0.68, 0.98। यानी कि केबी की जो वैल्यू दी गई है आपको 3 तरह की वैल्यू दी गई है, 3 वैल्यू दी गई है। 0.53 दिया गया है, 0.68 दिया गया है और 0.98 दिया गया है। ठीक है बच्चों, ये 3 वैल्यू रैंडमली आपको दे दी गई है। कहता क्या है, और एक और इन्फॉर्मेशन है, इस तीनों का जो मोलर मास है वो सेम है ना, ये एक इन्फॉर्मेशन है।
मॉलिकुलर वेट जो क्या है, मॉलिकुलर वेट जो क्या है, ऑल सेम, सबका क्या है, सेम ही है तीनों का। तो तीनों का बॉइलिंग पॉइंट आपको दे दिया गया बच्चों, और मॉलिकुलर वेट सबका समान रखा गया है, और केबी की जो वैल्यू है रैंडमली 3 वैल्यू दी गई है। आपको ये बताना है कि x के लिए कौन सा केबी होगा, y के लिए कौन सा केबी होगा, z के लिए कौन सा केबी होगा। यानी कि यू हैव 3 वैल्यूज ऑफ केबी, आपके पास 3 वैल्यू है केबी का, और x y z में से कौन किसका केबी है ये आपको कंपेयर करके ये आपको मैच करना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको पहले देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अपने को अगर केबी निकालना किसी सॉल्वेंट का, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो केबी इज इक्वल टू होता है MRT स्क्वायर बाय 1000 LV, या फिर इसको हम लोग कह सकते थे, याद करो मैंने पढ़ाया था, MRT स्क्वायर बाय 1000 डेल एच वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी कह सकते थे। अब अगर मुझे कंपेयर करना हो कौन किसका केबी है, तो अपने को तो एम तो भाई सबका सेम है, तो एम कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, लेकिन टी कांस्टेंट तो नहीं है, और डेल एच वेपराइजेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे दो दो वेरिएबल्स हो गए, तो अब मुझे केबी को दोनों वेरिएबल को कंपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं एक ऐसा एक्सप्रेशन में लाना चाह रहा हूँ जिससे कि केबी डायरेक्ट टी पे डिपेंड होने लगे। ठीक है, तो मुझे किसी तरह से डेल एच वेपराइजेशन को हटाना पड़ेगा यहाँ से। इसको किसी तरह से हटाते हैं, तो एक बात को समझें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैं सिखा रहा हूँ। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि डेल एच वेपराइजेशन जो होता है वो क्या हो सकता है। तो मैंने पढ़ाया था डेल एच वेपराइजेशन इज इक्वल्स टू डेल एच वेपराइजेशन बाय बॉइलिंग पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग डेल एच वेपराइजेशन को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं डेल एच वेपराइजेशन में, किस क्या करके, बॉइलिंग पॉइंट से डिवाइड करके। तो डेल एच वेपराइजेशन के टर्म में हम लोग डेल एच वेपराइजेशन को यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जानी है, MRT स्क्वायर बाय 1000 इंटू डेल एच वेपराइजेशन को लिख सकते हैं, डेल एच वेपराइजेशन, डेल एच वेपराइजेशन अब मल्टीप्लाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट, बोले तो टी, टी इज अ बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ भी टेम्परेचर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ही है। अब इस टी को टी से काट दिया जाए तो आ जानी है MRT बाय 1000 इंटू डेल एस वेपराइजेशन। अब तुम लोगों के दिमाग में आ रही होगी बातें कि सर आपने डेल एस वेपराइजेशन को हटाया, फिर डेल एस वेपराइजेशन यहाँ पे आके लग गया, अब क्या करें। तो सुनो मेरी बात को ध्यान से, जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो क्या है। जब भी कोई फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि किसी भी लिक्विड को आप जब वेपर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है बच्चों, तो जब भी किसी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं, तो लिक्विड और वेपर के बीच का जो इंट्रोपी चेंज होता है, डेल एस मीन्स इंट्रोपी, इंट्रोपी बोले तो रैंडमनेस। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का जो इंट्रोपी होता है और वेपर के जो मॉलिक्यूल्स का जो इंट्रोपी होता है, मतलब रैंडमनेस, जिगजैग मूवमेंट जो होता है, रैंडम मूवमेंट, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वेपर की इंट्रोपी काफ़ी ज़्यादा होती है लिक्विड के रिस्पेक्ट में। तो किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी लिक्विड को अगर हम लोग वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही क्या है, वो क्या होती है कि डेल एस वेपराइजेशन जो होता है वेरी हाई होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बोलो सर इससे क्या फ़ायदा हुआ कि डेल एस वेपराइजेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, इससे क्या मतलब है। तो कहते हैं डेल एस वेपराइजेशन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, इसका मतलब कोई भी तुम सॉल्वेंट ले लो, कोई भी सॉल्वेंट, चाहे वो एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, उन सब के लिए डेल एस वेपराइजेशन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी। बट डेल एच वेपराइजेशन डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। तो एक बात यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि डेल एच वेपराइजेशन किसी का ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है, लेकिन डेल एच वेपराइजेशन जो भी हो सबका ज़्यादा ही होना है, सबका, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो वाई हो, चाहे वो जेड हो। तो कहते हैं क्या है कि चूंकि एक्स वाई जेड तीनों के लिए डेल एच वेपराइजेशन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि यहाँ का जो एक्सटेंट ऑफ रैंडमनेस होता है काफ़ी ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट ऑफ लिक्विड फॉर्म। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये मान सकते हैं कि भाई जितने भी लिक्विड्स होंगे, सुनना मेरी बात को ध्यान से बच्चों, जितने भी लिक्विड्स होंगे उनका जो इंट्रोपी चेंज होगा वो करीब करीब बराबर ही माना जाता है।
क्योंकि वेपर का रैंडमनेस सभी लिक्विड के केस में विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड का रैंडमनेस से ज़्यादा ही होता है। तो हम लोग यहाँ माने दैट इज डेलस वेपराइजेशन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ये चीज समझने वाली थी, समझे? मैंने क्या कहा, किसी भी लिक्विड को जब वेपर में कन्वर्ट किया जाता है तो डेलस वेपराइजेशन काफी ज्यादा होता है, यानी कि इंट्रोपी चेंज, रैंडमनेस चेंज काफी ज्यादा होता है। जो मॉलिक्यूल्स पहले इकट्ठे बैठे हुए थे, अब वो मॉलिक्यूल रैंडमली वेपराइज कर गए, रैंडमली इधर उधर जिगजैग मूवमेंट कर रहे हैं, यानी काफी ज्यादा रैंडम है, उनके रैंडमनेस आ गई उनके पोजिशंस में। इसका मतलब जो भी लिक्विड लोगे सब में इस तरह का चेंज आएगा, तो सब में इस तरह का एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, तो हम लोग मान सकते हैं भाई कोई भी लिक्विड ले लो, इंट्रोपी चेंज जो होता है वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है, जिसको हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं। अब क्या है बच्चों, अपना m कांस्टेंट है एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, r तो कांस्टेंट है ही क्योंकि मोलर गैस कांस्टेंट ही है ये, और डेलस वेपराइजेशन को हमने कांस्टेंट यहाँ पे मान लिया। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं दैट इज kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। लेकिन ये कब हुआ, ये कब का सीन है ये, जब m कांस्टेंट हो और डेलस वेपराइजेशन कांस्टेंट हो, तब का सीन है ये, kb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ठीक है, तो सिर्फ टेम्परेचर पे बात आ गई, यानी कि जिसका टेम्परेचर जितना ज़्यादा है इसका मतलब उसका kb का मान उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखो खुद से, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 253 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट, दिस टेम्परेचर इज नथिंग, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो जिसका जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है उसका kb का मान उतना ही ज़्यादा होगा। तो दिस हैविंग हाईएस्ट वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो हाईएस्ट वैल्यू कहाँ चला जाएगा, kb का, तो 0.98। और इसी तरह से हम अरेंज करें, उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसके बाद 0.68, उसका 27 डिग्री सेल्सियस, तो 0.53। तो यानी कि ये जो वैल्यू है ये हो गई y, ये हो गया x, ये हो गया z। तो x की वैल्यू हो गई, दैट इज x के लिए kb का मान हो गया 0.68, y के लिए kb का वैल्यू हो गया 0.53, और z के लिए kb की वैल्यू हो गई 0.98। ठीक है बच्चों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट लिया और सही सही सोच के सही सही तरीके से बनाया है, इसी अप्रोच से बनाया है, दे डिड रियली वेल। ठीक है, तो बहुत अच्छा आपने बना लिया। जो नहीं बना पाए तो उनको ये सिखाना ही था हमको, ये थर्मोडायनेमिक्स की बातें हैं तो थोड़ी सीखने वाली बातें थी यहाँ पे, तो इसको याद रखना है इस चीज़ों को। ठीक है, चलिए आज के हम लोग आखिरी क्वेश्चन पे चलें। तो आज का आखिरी क्वेश्चन 10th नंबर क्या है, कहता है 0.45 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोलर मास आपको 152 दिया गया है, आर डिसॉल्व्ड इन 31.4 ग्राम एसीटोन। एसीटोन सॉल्वेंट में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका 0.45 ग्राम को डिसॉल्व किया गया है। ठीक है, यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट जो दिया गया है आपको, दिस इज 0.45 ग्राम, और वेट ऑफ एसीटोन बोले तो सॉल्वेंट, ये दिया गया है बच्चों आपको 31.4 ग्राम। कहता है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि आपको टीबी निकालना है, गिवन दैट मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। एक नई बात यहाँ पे आ रही है बच्चों, दैट इज मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट का मान दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 17.2 डिग्री सेल्सियस। यानी कि यहाँ पे kb नहीं दिया गया, kb इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, यहाँ पे दिया गया है मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट एसीटोन का दे दिया गया है, यानी कि टीबी नॉट की वैल्यू आपको दी गई है, दैट इज इक्वल टू 56.2 डिग्री सेल्सियस, 56.2 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले आप एक काम करें, kb की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि बिना kb के तो काम हो नहीं सकता। तो kb का वैल्यू क्या होता है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू 10 kb होता है, मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, जब मैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस कर रहा था तो बच्चों, तो अब यहाँ पे हम लोग सिंपली kb निकाल सकते हैं, देन kb इज इक्वल टू 17.2 अपॉन 10 एंड दैट वुड बी 1.72 डिग्री सेल्सियस।
ये हो गया, यानी कि आपकी केल्विन किलोग्राम पर मोल वाट एवर, हमको 1.72 आ गया है। अब हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, वैल्यू रख दें, के बी की वैल्यू का काम करें। तो हम लोगों को निकालना था क्या, टी बी। तो हम लोग एक काम करें, तो हम लोग को पता है डेल टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम, और डेल टी बी इज इक्वल टू क्या होता है, टी बी माइनस टी बी नॉट इज इक्वल टू के बी हो गया 1.72, और मोलालिटी हो गया वेट ऑफ सोल्यूट 0.45 इंटू 1000 by molecular weight of the solute, that is equal to 152, और multiplied by weight of the solvent, that is equal to 31.4। अब टी बी नॉट की वैल्यू तो आपको पता है पहले से 56.2 डिग्री सेल्सियस। तो टी बी की वैल्यू आपको यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से हम लोग एक काम करें, वैल्यू को रख दें, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या, टी बी माइनस 56.2 डिग्री सेल्सियस। अब देखो बच्चों, यहाँ पे चूंकि डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस में हम लोग केल्विन लिखें या सेल्सियस लिखें, एक ही चीज़ होता है। डिफरेंस में केल्विन या फिर सेल्सियस, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों की वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। तो टी बी माइनस 56.2 इज इक्वल टू 1.72 इंटू क्या हो जाएगा 450 अपॉन 152 इंटू 31.4। अब यहाँ पे आप टीवी की वैल्यू निकाल लें, तो टीवी की वैल्यू आपकी आ ही जानी है, जो आपका आंसर है दैट इज इक्वल टू 56.36 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों अच्छा था। वो क्या था, इसमें मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू दे दी गई थी। तो मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट की मदद से आपको क्या निकालना था, पहले मोलर एलिवेशन कांस्टेंट निकालना था, मतलब के बी आपको पहले निकालना पड़ा। और उसका जो एज यूजुअल आपने जो करना है वो करते हैं, आप कैलकुलेशन करते हैं, जो फॉर्मूला लगाते हैं वो सारी काम कीजिए, जो रॉल्स लॉ लगाते हैं वो कीजिए। तो बच्चों ये खत्म होता है आज के टॉप 10 क्वेश्चंस, जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को काफ़ी मज़ा भी आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो क्वेश्चंस में कितना वेरिएशंस हो सकता है वो भी आपको समझने को मिला होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।